मिडिल ईस्ट के आसमान में मंडराते काले बादलों ने अब एक खतरनाक मोड़ ले लिया है। इराक से लेकर सऊदी अरब तक बारूद की गंध अब हवा में तैरने लगी है। जिस आग की तपिश अब तक ईरान और अमेरिका महसूस कर रहे थे, उसकी लपटें अब पड़ोसी देशों के आंगनों को भी झुलसाने लगी हैं। जंग के नए मोर्चे खुल रहे हैं। मिडिल ईस्ट का एक और ताकतवर देश इस युद्ध का हिस्सा बनता जा रहा है। पर्दे के पीछे से खेलने वाले खिलाड़ी अब खुलकर सामने आ चुके हैं। तो क्या ईरान जंग अब सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहेगी? क्या ट्रंप की जिद इस जंग को एक महायुद्ध में बदल रही है? आज इसी पर बात करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम है निकिता और आप देख रहे हैं ललन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। अमेरिका और सऊदी अरब ने 29 जुलाई को तड़के इराक में मौजूद ईरानी समर्थित मिलिशिया ग्रुप्स पर हवाई हमले किए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम के मुताबिक अमेरिका और सऊदी की सेनाओं ने मिलकर पूर्वी इराक में ईरान के प्रॉक्सी ग्रुप्स को निशाना बनाया। नक्शा देखिए, जिन जगहों पर हमले किए गए उनमें बगदाद, वासित, नीनवे, बसरा, किरकुक, करबला और दियाला प्रांत शामिल हैं। सेंटकॉम ने कहा कि ये हमले इराकी गुटों के अटैक्स का जवाब थे। पिछले 72 घंटों में इराकी गुटों ने 30 से ज्यादा ड्रोन हमले किए थे। ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स IRGC ने इन्हें ऐसा करने को कहा था ताकि अमेरिकी सैनिकों और सऊदी अरब के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया जा सके, ऐसा सेंटकॉम का कहना है। इराक में जिस ग्रुप पर हमला हुआ उसका नाम पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस PMF है। ये इराक के ज्यादातर ईरान समर्थित मिलिशिया गुटों का एक गठबंधन है। PMF ने दावा किया कि अमेरिका और सऊदी अरब के हमलों में उसके कम से कम 20 लड़ाके मारे गए, जबकि 30 से ज्यादा लड़ाकों के घायल होने की जानकारी है। सऊदी अरब ने कहा कि उसने ये कार्रवाई इसलिए की क्योंकि इराक के मिलिशिया उसके तेल ठिकानों को निशाना बना रहे थे। सऊदी अरब ने UN चार्टर के आर्टिकल 51 का हवाला दिया, यानी उसने कहा कि ये कार्रवाई उसके राइट टू डिफेंस, आत्मरक्षा के अधिकार के तहत की गई। 28 फरवरी को ईरान जंग शुरू होने के बाद ये पहली बार है जब सऊदी ने इतने खुले तौर पर सैन्य कार्रवाई की है। इससे पहले तक वो खुद को सीधे तौर पर युद्ध से दूर रख रहा था, लेकिन अमेरिका के अधिकारियों की माने तो सऊदी अरब पहले भी जवाबी हमले के तहत ईरान पर कुछ गुप्त हमले कर चुका है। हालांकि उसने कभी भी आधिकारिक तौर पर इन अटैक्स की पुष्टि नहीं की। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा झटका इराक को लगा। हवाई हमले इराक की सीमा के अंदर हुए, जिससे अब ये खतरा बढ़ जाएगा कि कहीं इराक सीधे तौर पर जंग का शिकार न बन जाए। अमेरिका और सऊदी ने भले ही PMF के ठिकानों को निशाना बनाया हो, लेकिन इराक के लिए PMF सिर्फ एक मिलिशिया नहीं है, बल्कि कानूनी तौर पर उसके सुरक्षा ढांचे का हिस्सा है। यानी इराक के नजरिए से देखें तो हमला उसके संप्रभुता और उसके सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हुआ है। हमले के बाद इराक के प्रधानमंत्री अली फाले अल जैदी ने कुछ ही घंटों के भीतर राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री परिषद की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। वहीं PMF ने कहा कि ये हमले इराक की संप्रभुता का उल्लंघन है और उसे उकसाने के लिए किए गए हैं। ऐसे में अब सवाल है कि अगर PMF इराक की सेना का हिस्सा है तो अमेरिका उसे आतंकी संगठन क्यों मानता है? इसे समझने के लिए 12 साल पीछे 2014 में जाना होगा। उस समय इस्लामिक स्टेट यानी ISIS उत्तरी इराक में तेजी से आगे बढ़ रहा था। आतंकी संगठन ने मोसुल जैसे बड़े शहरों पर कब्जा कर लिया था और अब उसकी नजर बगदाद पर थी। अमेरिकी सेना की वापसी के बाद इराकी सेना भी खुद को दोबारा खड़ा करने की कोशिश कर रही थी। कई मोर्चों पर उसकी पकड़ कमजोर पड़ रही थी। ऐसे संकट के दौर में इराक के सबसे सीनियर शिया धर्मगुरु ग्रैंड आयतुल्ला अली अल सस्तानी ने एक फतवा जारी किया। उन्होंने इराकियों से हथियार उठाकर अपने देश की रक्षा करने की अपील की। इस अपील पर लाखों लोग आगे आए। आंदोलन के तहत कई हथियारबंद गुट एक छतरी के नीचे इकट्ठा हुए। यही संगठन आगे चलकर पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस यानी अल हशद अल शाबी कहलाया, जिसे अब हम PMF कहते हैं। अब सस्तानी ने तो अपने फतवे में लोगों से इराक की सेना में शामिल होने को कहा था, लेकिन नए लड़ाकों का एक बड़ा हिस्सा सेना में नहीं गया। उन्होंने अपनी अपनी स्वतंत्र मिलिशिया बना ली। इनमें से कई समूहों के पहले से ही ईरान से अच्छे रिश्ते थे। नवंबर 2016 में इराक की संसद ने PMF कमीशन लॉ पारित कर दिया। इस कानून के तहत PMF को औपचारिक रूप से इराकी आर्म्ड फोर्सेस का हिस्सा बना दिया गया। इसके लड़ाकों को बाकी सैनिकों के बराबर ही सैलरी और सुविधाएं मिलने लगी। कागजों पर इस पूरे संगठन को प्रधानमंत्री यानी देश के कमांडर इन चीफ के अधीन कर दिया गया। 2017 के आखिर में इराक ने ISIS पर जीत का ऐलान कर दिया, लेकिन फिर भी PMF संगठन को भंग नहीं किया गया, बल्कि ये पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो गया। आज के अनुमान के मुताबिक PMF में करीब 2,38,000 लड़ाके हैं। इनमें 70 से ज्यादा अलग अलग गुट शामिल हैं। PMF के सभी लड़ाकों को इराकी सरकार तनख्वाह देती है।
संगठन का सालाना सरकारी बजट करीब $3.5 अरब है। इसमें कताइब हिजबुल्लाह, असाइब अहल अल हक और हरकत हिजबुल्लाह अल नुजबा जैसे गुट भी शामिल हैं। इन्हें अमेरिकी आतंकवादी संगठन घोषित कर चुका है। अब ऐसा क्यों? तो असल में पीएमएफ कागजों पर भले ही इराक की सेना का हिस्सा है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे कहीं अलग है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि पीएमएफ कोई एक संगठन नहीं है और न ही इसकी सभी इकाइयों की वफादारी एक जैसी है। कुछ गुट इराकी राष्ट्रवादी के एजेंडा पर चलते हैं, जबकि कुछ ऐसे हैं जो सीधे तौर पर ईरान की कुछ फोर्स से जुड़े हुए हैं। पीएमएफ को ईरान से जोड़ने का ये काम ईरान के मिलिट्री कमांडर रह चुके कासिम सुलेमानी ने किया था। सुलेमानी ईरान की कुछ फोर्स के कमांडर थे। इसका काम ही ईरान की सीमाओं के बाहर हथियारबंद प्रॉक्सी नेटवर्क तैयार करना था। 2000 के दशक में अमेरिकी कब्जे के दौरान कुछ फोर्स इराक की कई शिया मिलिशियाओं को हथियार, ट्रेनिंग और दूसरी मदद देती आई थी। इसलिए जब 2014 में आईएसआईएस बगदाद की ओर बढ़ा, तब सुलेमानी को किसी नए रिश्ते की शुरुआत नहीं करनी पड़ी। ये पुरानी तस्वीरें देखिए, इनमें कासिम सुलेमानी इराकी मिलिशिया कमांडरों के साथ दिखाई दे रहे हैं। ऐसी तस्वीरों ने उन्हें ईरान में एक तरह का वॉर हीरो बना दिया था। इसके बाद कुछ फोर्स ने वही किया जो वो दूसरे देशों में भी करती आई है। उसने अपने करीबी गुटों को समर्थन, पैसे, हथियार और मिलिट्री ट्रेनिंग देना शुरू किया। पीएमएफ के सबसे ताकतवर गुटों के कई कमांडर या तो ईरान में ट्रेनिंग ले चुके थे या 2014 से पहले ही ईरानी समर्थित संगठनों के साथ लड़ चुके थे। इस रिश्ते की सबसे साफ तस्वीर 3 जनवरी 2020 को सामने आई। उस दिन बगदाद एयरपोर्ट के पास अमेरिकी ड्रोन हमले में एक ही कार में बैठे 2 लोग मारे गए। पहले थे कासिम सुलेमानी, ईरान की कुछ फोर्स के कमांडर, और दूसरे थे अबू मेहदी अल मुहंदिस, इराक की पीएमएफ के डिप्टी कमांडर। यानी साफ है कि इराक के मिलिशिया ग्रुप्स में ईरान की सीधी घुसपैठ है। शायद इसी वजह से अमेरिका और सऊदी हमले के बाद आईआरजीसी ने 29 जुलाई की सुबह जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइलें दागी। आईआरजीसी का कहना है कि यह हमला इराक में अमेरिकी हमले का जवाब था। हालांकि अमेरिका की माने तो ईरान ने ये हमले उसके अटैक से पहले ही कर दिए थे। तो क्या अब ईरान या इराक सऊदी अरब पर जवाबी कार्रवाई करेंगे? क्या इस हमले के बाद सऊदी अरब और इराक भी जंग में एक पार्टी बन जाएंगे? जानकारों से समझते हैं। ऐसा लग रहा है कि सऊदी अरेबिया का पेशेंस थोड़ा कम हो गया है। मतलब ये बेचारे 5 महीने से पैसिवली ये ईरान के हमले बर्दाश्त कर रहे थे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने 2-3 बार इशारतन कहा, 1-2 बार तो बहुत ही क्लियरली कहा कि गल्फ कंट्रीज ने भी साथ दिया। इनफैक्ट उन्होंने यूएई को तो आउट ही कर दिया था कि यूएई ने हमले किए। तो मेरा क्लियर असेसमेंट ये है कि ऑन सम ओकेजन्स कुवैतीज, कतरीज, यूएई और सऊदीज ने मिलकर पार्टिसिपेट किया है अटैक्स में। एंड इट इज़ पॉसिबल कि जो पहले इनिशियल अटैक्स हुए हैं उसमें भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया, बियॉन्ड अलाउइंग देयर बेसिस वगैरह तो अलाउ किया ही है, बिकॉज इट कुड हैव ऑल्सो बीन उनके लिए एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न कि जो रियल वॉर एक्सपीरियंस वो क्यों मिस करें उनके एरिया में। और उनको पता था कि रिटेलिएशन हमारे पास होगा ही, दे डिडंट रियलाइज कितना होगा। और फिर दूसरी चीज़ ये है कि आपको मैं 3-4 चीज़ें बताऊंगा कि जो मुझे लगता है रियली पुट अ लॉट ऑफ स्ट्रेस ऑन सऊदी अरेबिया। एक तो जो उनका एक नया झगड़ा शुरू हो गया है हुतीस के साथ, बाबल मंडप बंद हो गया, तो इट अफेक्ट्स सऊदी अरेबिया डायरेक्टली। सऊदी अरेबिया का तकरीबन कहते हैं कि 7 मिलियन बैरल्स पर डे गोस थ्रू बाबल मंडप, और वो शायद रिड्यूस हो गया है। उन्होंने 2 टैंकर्स पे हमला भी किया और बाकी के पलट के रिवर्स चले गए। फिर उसके बाद सऊदी अरेबिया ने भी हुतीस को प्रोवोक किया कि सऊदी जो प्रॉक्सी है यमन में, जो गवर्नमेंट एक्चुअली है, उन्होंने एयरपोर्ट को, इस सना जो यमन का कैपिटल एयरपोर्ट है, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया खुद उन्हीं के कैपिटल को, टू प्रिवेंट हुतीस जो फ्यूनरल के लिए गए थे ईरान वापस आने से उनको प्रिवेंट कर। दैट रियली इरिटेटेड द हुतीस। लेकिन कहते हैं कि पिछले 48 आवर्स में या 3 दिन पहले ईरानी आईआरजीसी कमांडर्स विद एडिशनल मिसाइल्स और ड्रोन्स वगैरह दे हैव मूव टू यमन इटसेल्फ। तो अब आईआरजीसी के डायरेक्ट आप कह सकते हैं सुपरविजन के अंडर हुतीज आर अटैकिंग सऊदी अरेबिया, और उन्होंने पिछले 24 घंटों में दे हैव ऑलरेडी अटैक्ड वन पर्टिकुलर उनकी ऑयल रिफाइनरी जो टेम्पररी बंद हो गई है। एक दिलचस्प बात यह है कि 14 जुलाई को जो प्राइम मिनिस्टर है इराक के अली जैदी, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से व्हाइट हाउस में मुलाकात की, और यहाँ पे वो 5 दिन थे। फ्रॉम 13th till 18th ही वॉज इन द यूएस, और एक पिवट हो रहा था यूएस इराकी रिलेशंस। तो जो
अग्रीमेंट हुआ है इराक और यूएस के बीच में, वो ये है कि सितंबर की 30 तारीख को यूएस के फौजी पूरे वापस आ जाएंगे फ्रॉम आउट ऑफ इराक, और इराक के वैसे बेसिस आर क्वाइट डैमेज, और फिर कंपनीज आएंगे। सो द पिवट इज फ्रॉम सिक्योरिटी टू कॉमर्स। लेकिन इराक ने ये भी प्रॉमिस किया कि सितंबर की 30 तारीख को जो मिलिशियाज हैं वो भी डिसआर्म हो जाएंगे। आई डोंट नो हाउ दे आर गोइंग टू डू दिस बिकॉज वो मिलिशियाज आर आल्सो लॉयल टू ईरान। So without Iran support, I don't know how the militias will disarm. ये एक but commitment ये है अली जैदी का। तो ये होने के बावजूद अटैक करना is very interesting. It is possible कि ईरान is trying to signal to Saudi Arabia is signaling to Iran कि देखो हम भी ज्वाइन कर लेंगे। I mean, there should be a limit to how much you attack us. तो there's a lot of signaling going on। और एक दिलचस्प सवाल ये है कि why was Pakistan not part of this arrangement, क्योंकि पाकिस्तान is supposed to have a defense agreement। एक तरफ जंग का दायरा बढ़ता जा रहा है तो दूसरी तरफ ईरान खुद भी अमेरिकी हमलों का मुकाबला करने के लिए नए हथियार जुटा रहा है। खबर है कि ईरान अपना एयर डिफेंस सिस्टम और मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। इसमें उसकी मदद कर रहा है चीन। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने चीन से 300 से 400 पोर्टेबल एयर डिफेंस खरीदे हैं। ये डील 60 से 70 मिलियन डॉलर में हुई है। दावा है कि इसकी पहली खेप ईरान को कुछ हफ्तों में ही मिल जाएगी। चीन के विदेश मंत्रालय ने इस रिपोर्ट को बेबुनियाद बताया है, लेकिन रिपोर्ट्स में डील की जानकारी रखने वाले 3 सूत्रों के हवालों से कई डिटेल्स दी गई है। जैसे ये डील हांगकांग बेस्ड एक कंपनी के जरिए की गई है। डील के तहत ईरान को इंफ्रारेड गाइडेड सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम दिए जाएंगे। इसकी खासियत ये होगी कि इसे कंधों पर रखकर ही मिसाइल लॉन्च की जा सकती है। इन्हें आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। कम ऊंचाई वाले प्लेन्स, हेलीकॉप्टर और ड्रोन्स को निशाना बनाने में ये काफी कारगर साबित होते हैं। रिपोर्ट्स में ये तक बताया गया है कि इस सिस्टम को पहले प्लेन से पाकिस्तान भेजा जाएगा, फिर वहां से इसकी डिलीवरी ईरान तक होगी। यानी पाकिस्तान इसकी सप्लाई में सीधी भूमिका निभा रहा है। हालांकि चीन की तरह पाकिस्तान ने भी इस दावे को खारिज कर दिया है। इधर हॉर्मुज पर एक समझौता होने की जो उम्मीद बन रही थी वो भी अब टूटती नजर आ रही है। हमने 28 जुलाई के दुनियादारी के एपिसोड में आपको बताया था कि ओमान ने हॉर्मुज पर कंट्रोल को लेकर ईरान के सामने नया प्रस्ताव रखा है। इसमें ईरान, ओमान और खाड़ी के कुछ देशों को मिलकर एक रीजनल ग्रुप बनाने की बात थी जो हॉर्मुज के ट्रैफिक को कंट्रोल करता। लेकिन ईरान ने इस प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया है। ईरान के उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने कहा कि इस प्रस्ताव में ईरान की चिंताओं को शामिल नहीं किया गया था। इसके बदले नया प्रस्ताव दिया जाएगा जिसमें हॉर्मुज पर ईरान के पास अधिक कंट्रोल होगा। हॉर्मुज पर संकट बना ही हुआ है, लेकिन उधर एक और नई मुसीबत पैदा होने की आशंका है। खबर है कि अब यमन के हूती विद्रोही भी लाल सागर में बाब अल मंदेब के रास्ते गुजरने वाले जहाजों से टोल वसूलने पर विचार कर रहे हैं। हूतियों ने पहले ही सऊदी अरब पर नेवल ब्लॉकेड लगा रखा है। लाल सागर में उसके कई जहाजों पर हमले भी किए हैं। ऐसे में अब अगर बाब अल मंदेब में भी टोल लगाने का मसला शुरू हो गया तो ये क्रिटिकल शिपिंग रूट और महंगा बन जाएगा। इसका असर तेल और बाकी चीजों की कीमतों पर भी पड़ सकता है। तो क्या ईरान जंग खत्म होने की जगह एक लंबे और मुश्किल युद्ध में बदलती जा रही है? जानकारों से समझते हैं। ये जो एस्केलेशन लैडर है तो इसके 2 डायरेक्शन है, एक तो वर्टिकल है, एक हॉरिजॉन्टल है। तो ये ईरान हॉरिजॉन्टली बढ़ाता है क्योंकि ईरान के पास सिर्फ 3 हथियार है। एक तो हॉर्मुज को बंद किया हुआ है और बैलिस्टिक मिसाइल्स है, ड्रोन है। वो बड़ा, इट कैन नॉट एस्केलेट वर्टिकली। और क्या करेगा? यूएस के पास कई चीजें हैं। फॉर एग्जांपल द यूएस अब B-1 बॉम्बर्स फ्लाई कर रहा है फ्रॉम यूके टू अटैक, जो पहले नहीं थे। अभी B-2 नहीं आए इन द। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट द यूएस कैन डू इन टर्म्स ऑफ वर्टिकल एस्केलेशन। लेकिन ईरान का रिस्पॉन्स है हॉरिजॉन्टल एस्केलेशन, कि वो जंग को फैला सकता है to bring other people, which creates more chaos. So this is a very serious issue कि क्या war expand हो रही है horizontally। और एक इंटरेस्टिंग मौजू था कि जो नेतन्याहू की मुलाकात हो रही थी वॉशिंगटन में डोनाल्ड ट्रंप के साथ, 90 मिनट्स की क्लोज डोर मीटिंग। तो उनका जो एजेंडा था वो एजेंडा वाज बेसिकली एक वो पिकैक्स माउंटेन बोल के पहाड़ है ईरान में, टू अटैक दैट, एंड ही इज ट्राइंग टू पुश ट्रंप को उसको सीरियस अटैक। इनफैक्ट सम पीपल आर सेइंग कि टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन शायद का भी डिस्कशन हुआ होगा टू ड्रॉप इट ऑन दैट। दूसरी चीज ये है कि he also was talking about Abraham Accords को expand, कि सऊदी अरेबिया को कैसा Abraham Accords में प्रेशर किया जाए without giving them
न्यूक्लियर एनरिचमेंट कैपेबिलिटीज वगैरह। तो मुझे लगता है कि सऊदी अरेबिया वाज परहैप्स आल्सो ट्राइंग टू सेंड सम सिग्नल्स व्हिच आई एम नॉट एबल टू डिसाइफर। सिग्नल अगर इजराइल को भेजना है तो वेरी सिंपल के अनाउंस कर दे कि अब्राहम एकॉर्ड्स आर ऑफ, वो क्योंकि वो कंडीशन नहीं थी डील में। जो 18 महीने नेगोशिएट किया उन्होंने, वो कंडीशन ट्रंप ने बाद में लगाई। which should also send a signal to the Gulf countries कि you can't rely, मतलब आप 2 साल तक नेगोशिएट करें कोई डील, उसको डोनाल्ड ट्रंप एक लम्हे में बदल दे सकते हैं। सो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ सीरियस नेगोशिएशंस? बट आई थिंक दिस इज अ सीरियस डेवलपमेंट इसके लिए। और डोनाल्ड ट्रंप सीज एवरीथिंग एज प्रेशर फॉर नेगोशिएशंस। तो यूएस के लिए इट इज नॉट, बट आई थिंक फॉर द रीजनल कंट्रीज के लिए इट शुड बी मतलब ऑफ कंसर्न कि क्या ये जंग और फैलने वाली है। बड़ी खबर यहीं तक, अब सुर्खियों की बारी। यूक्रेन में एक जहाज में 13 भारतीय नाविक फंसे हुए हैं। फॉरवर्ड सीमेंस यूनियन ऑफ इंडिया FSUI ने 28 जुलाई को एक पोस्ट में बताया कि MVAMIR-1 नाम का एक जहाज यूक्रेन के चोर्नोमोर्स्क पोर्ट पर खड़ा हुआ है। उसमें 13 भारतीय समेत 15 क्रू मेंबर्स फंसे हुए हैं। जहाज के आसपास लगातार हमले हो रहे हैं, जिससे उनकी जान को खतरा बना हुआ है। यूक्रेन में भारतीय दूतावास ने इस पर रिएक्ट करते हुए कहा कि वो नाविकों की सुरक्षा के लिए सभी पक्षों से संपर्क में है। नाविकों की भलाई उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। रूस यूक्रेन जंग में ब्लैक सी और आसपास के इलाकों में लगातार जहाजों को निशाना बनाया जा रहा है। इससे उन जहाजों में मौजूद भारतीय नाविकों की सुरक्षा पर खतरा पैदा हो गया है। हाल ही में एक जहाज पर रूस के हमले में 4 भारतीयों की मौत भी हो गई थी। वहीं एक अन्य जहाज पर यूक्रेन के ड्रोन हमले में एक और भारतीय नाविक की मौत हुई थी। इसके बाद भारत सरकार ने रूसी डिप्लोमेट और यूक्रेन के राजदूत को समन भेजा था। विदेश मंत्रालय ने इलाके में भारतीय नाविकों की सुरक्षा को लेकर चिंता भी जताई है। अगली खबर, जापान में 28 जुलाई को आए तेज भूकंप में मरने वालों की संख्या बढ़कर 13 हो गई है। अभी भी वहां लगातार आफ्टर शॉक्स महसूस किए जा रहे हैं। अब तक 100 से ज्यादा आफ्टर शॉक्स आ चुके हैं। इस बीच जापान की मेट्रोलॉजिकल एजेंसी ने एक और भूकंप की चेतावनी दी है। लोगों से अगले एक हफ्ते तक अलर्ट रहने को कहा गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन भी लगातार जारी है। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने कहा कि वी आर इन अ रेस अगेंस्ट द टाइम, यानी हम वक्त के साथ होड़ में हैं, क्योंकि खतरा अभी भी टला नहीं है। इधर भूकंप में एएन नाम के एक मॉल की इमारत गिर गई थी, जिसमें कई लोग फंस गए थे। उसमें से 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 3 लोग अभी भी लापता हैं। इसके अलावा यात्सुशिरो शहर में एक प्लांट की चिमनी गिरने के बाद कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। भूकंप से जापान की सबसे पुराने किलों में से एक कुमामोतो कैसल को भी नुकसान पहुंचा है। भूकंप का केंद्र कुमामोतो से 20 किलोमीटर दूर पर था। 2016 में भी यहां तेज भूकंप आ चुका है। फिलहाल ताजा भूकंप के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और लापता लोगों की खोज की जा रही है। आज का दुनियादारी यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए दिल लंटाओ। शुक्रिया, शुभ रात्रि।